हेलो दोस्तों। आज हमारी सरस्वती की तीसरी क्लास है। कल हम दूसरी क्लास डाले थे और आज हम सरस्वती की तीसरी क्लास डालने जा रहे हैं। आज हमको पढ़ना है विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। हमने कल क्या पढ़ा था, आप लोग को पता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा का उत्पत्ति किससे माना, भारतीय विद्वान किससे माने। फिर भाषा की विशेषताएं देख रहे थे कि भाषा की कैसी कैसी विशेषता होती है। और विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण आज देखना है। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः 3000 बताते हैं। तो पर जब हम दृष्टि पढ़ते हैं ना, तो वहाँ 6000 है। दृष्टि में 6000 है। संसार की भाषाओं के प्रकार कितने हैं? 2। जितनी भी हमारे संसार में भाषाएं हैं उसकी 2 प्रकार हैं, एक आकृतिक मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। आकृतिक मूलक वर्गीकरण को आप किस आधार पर मानेंगे? तो जैसे रूपात्मक, आकृति रूप की अच्छी होती है ना, रचना करेंगी तो आकृति अच्छी लगेगी, व्याकरण पढ़ेंगी तो आकृति अच्छी लगेगी, पदात्म की पद की बात करेंगी तो आकृति बनेगी। पद के आश्रित भी रहते हैं। तो जो आकृतिक, ये पूछा जाता है कि रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित, जो ये सब है ना, ये किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो आकृतिक मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संसार की भाषाओं के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार पूछ ले, तो संसार की जो भाषाएं हैं वो 2 ही है, एक आकृतिक मूलक, एक पारिवारिक मूलक। आकृतिक मूलक में आपने रूपात्मक भाषा देखा, आकृतिक मूलक रचनात्मक भाषा देखा, आकृतिक मूलक व्याकरणिक वाक्यात्मक भाषा देखा और आकृतिक मूलक पदात्मक भाषा देखा। आकृतिक मूलक आपने पदाश्रित नाम देखा। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिक मूलक वर्गीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वह वाक्य रचना जिसका रूप रचना को आधार बनाकर वर्गीकरण किया जाता है उसे कैसा वर्गीकरण कहते हैं? तो उस भाषा को आकृतिक मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण किसने किया? जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं, आपने क्या देखा? विश्व की भाषाएं 2 हैं, एक आकृतिक मूलक है, एक पारिवारिक मूलक। और विश्व की भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर सहगल ने किया। आकृतिक मूलक वर्गीकरण किसने किया? प्रोफेसर स्लेगल ने किया। देखिए, स्लेगल ने आकृति बनाया। अब आकृति कैसे बनाया? यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण किसने किया? सर्वप्रथम प्रोफेसर सहगल ने किया। अब देखिए, आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि आकृतिक मूलक में आयोगात्मक भाषा है कि योगात्मक भाषा है। तो आकृतिक मूलक वर्गीकरण का सर्वप्रथम किया किसने? प्रोफेसर सहगल ने किया। विश्व की कितने रूप होते हैं भाषा के? भाषा के 2 ही रूप होते हैं। आकृतिक मूलक वर्गीकरण, तो जो आकृतिक मूलक है, देखिए, अगर आपका किसी बात का योग बना है, जैसे हमारा योग बना कि हमारा आज नौकरी लग गया या हमने यूपी टीजीटी में सिलेक्शन पा लिया, ये हमारा योग ही तो है। योग नहीं है इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पढ़ के बूढ़े हुए जा रहे हैं, पा नहीं रहे नौकरी, पर अभी योग नहीं बना। जिस दिन हमारा योग बनेगा उस दिन हमको नौकरी कोई रोक नहीं सकता। तो योगात्मक और अयोगात्मक आकृतिक मूलक वर्गीकरण है। आकृति 2 बनेगा, या तो हमारी आकृति बनेगी तो या तो योग बनेगा या तो अयोग बनेगा। तो जो योग बनेगा उसका तो विकास होएगा, पर जिसका योग नहीं रहेगा
अयोगात्मक रहेगा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं, विकास ही नहीं होएगा। तो भाषा के दो भेद होते हैं, एक अयोगात्मक एक योगात्मक। अयोगात्मक के कोई विकास नहीं, पर योगात्मक के थे। और यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो योगात्मक भाषा है वो किसके अंतर्गत आता है? आकृतिक मूलक के अंतर्गत। और योगात्मक भाषा के कितने भेद होते हैं? 3। एक अश्लिष्ट होता है, एक श्लिष्ट होता है, एक प्रश्लिष्ट होता है। देखिए, आप लोग को पता है कि पहले श्लिष्ट होता है, श्लिष्ट में आ प्रत्यय लगा दिए तो अश्लिष्ट बन गया, और अश्लिष्ट में श्लिष्ट में प्रा प्रत्यय लगा दिए तो प्राश्लिष्ट हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता कि आकृतिक मूलक के वर्गीकरण 2 होते हैं, मान लीजिए आप भूलती हैं या भूलते हैं, कोई भी भूलता हो कि आकृतिक मूलक अंतर्गत 2 भेद होते हैं, आकृति या योगात्मक रहेगा या अयोगात्मक रहेगा। अयोगात्मक रहेगा जैसे अयोग रहेगा, योग बनाने से तो उसका विकास होएगा, पर जब योग ही नहीं बनेगा तो उसका विकास कहाँ होएगा? जब उसका अयोगात्मक का मतलब होता है कि उसका किसी से योग ही नहीं बना। अगर उसका किसी से योग नहीं बना तो अयोगात्मक है और उसका विकास ही नहीं हुआ। पर जब योग बना तो उसका विकास हुआ। तो 3 विकास हुआ। श्लिष्ट हुआ, श्लिष्ट में आ लग गया तो अश्लिष्ट हुआ, श्लिष्ट में प्रा लग गया तो प्रश्लिष्ट हुआ। ये 3 होता। अब आप इसको कैसे याद करेंगे कि अश्लिष्ट में कौन होता है, श्लिष्ट में कौन है, प्रश्लिष्ट में कौन है? तो इसमें आप कैसे याद करेंगी? तो इसको याद करने का सबसे आसान, जैसे आपको आसान तरीका था कि योगात्मक अयोगात्मक 2 था, तो योगात्मक जो हुआ उसमें 3 था। श्लिष्ट में आ लगा तो अश्लिष्ट हो गया, श्लिष्ट में प्रा लगा तो प्राश्लिष्ट हो गया। ये 3 हो गया। पर जो अश्लिष्ट है इसके 4 भेद थे। अब इस 4 भेद को आप कैसे याद करेंगी? जैसे अश्लिष्ट है तो पहले आप कहिए पूरब में हमारा सूरज निकलता है ना, तो अश्लिष्ट अयोगात्मक जो है पहले पूरब में देखती है, फिर मध्य में बैठती है, फिर अंत में आती है, फिर पूर्व के अंत पूर्वांत कर देती है। तो पूरब से योग बनता है, अश्लिष्ट का पूरब से योग बनता है और पूरब से ही अंत होता है। तो पहले पूरब है, फिर मध्य है, फिर अंत है, फिर पूर्वांत है। तो पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो पूरब में सूरज निकलता है ना, सबको याद है। तो एक आप बना लीजिए कि पूरब में अश्लिष्ट जाता है, मध्य में बैठता है अश्लिष्ट, अंत में अश्लिष्ट आता है, पूर्वांत की बातें भी करता है। पर जो श्लिष्ट भाषा है उसके 2, श्लिष्ट का मतलब श्लिष्ट सीधे सीधे है, ना तो उसमें अप्रत्यय लगा ना तो प्राप्रत्यय लगा। पर श्लिष्ट जो है 2 भेद है, एक अंतर्मुखी एक बाहिर्मुखी, एक अंदर है एक बाहर है। अंदर वाला भी योग और वियोग में है, बाहर वाला भी। जैसे अभी श्लिष्ट नाम का एक लड़का है या लड़की है, अंदर भी रहता है तभी भी संयोग वियोग रहता है, बाहर भी जाता है तो संयोग और वियोग रहता है। तो श्लिष्ट जो है अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी में संयोगात्मक वियोगात्मक, बहिर्मुखी में भी वो संयोगात्मक और वियोगात्मक है। पर जो श्लिष्ट में प्रा लगाकर प्राश्लिष्ट बना उसका 2 था, या तो पूर्ण रूप से प्रश्लिष्ट रहेगा या तो आंशिक रूप से प्रश्लिष्ट होएगा, 2 ही विशेषता रहेगी। अब है आकृति मूलक भाषाओं का महत्वपूर्ण विशेषताएं और उदाहरण है। देखिए यहाँ पर वही जो आपने प्रोफेसर सहगल ने अयोगात्मक योगात्मक 2 भाषा बांटी थी। एक आकृतिक मूलक को किसने बांटा था? प्रोफेसर सहगल ने बांटा, स्लेगल ने बांटा। और आकृतिक मूलक के कितने भेद थे? 2 भेद थे, एक अयोगात्मक था एक योगात्मक था। अयोग बनाने से कोई उसका विकास ही नहीं हुआ, पर योग बनने से उसके 3 विकास हो गए। पहले श्लिष्ट हुआ, श्लिष्ट में आ लगा तो अश्लिष्ट हो गया, श्लिष्ट में प्रा लगा तो प्राश्लिष्ट हो गया। इसी तरह अब उसी के विकास की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। मतलब आकृतिक मूलक को आपने 2 भागों में बांटा, 2 भाग को अयोगात्मक को आपने 3 भागों में बांटा, तीनों के आपने विकास बता दिया। अब इसकी विशेषता क्या थी? अयोगात्मक भाषा एकाक्षर निरअव्यय या स्थान प्रधान होता है। जिसका अयोग रहेगा, योग ही नहीं रहेगा, वो एकाक्षर है। एकाक्षर निर मतलब नहीं, अव्यय है उसके, स्थान प्रधान भाषा है। ये स्थान प्रधान, इसमें प्रकृति और प्रत्यय अर्थात अर्थ तत्व संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र
शब्दात्मक भाषा होती है। तो कौन से भाषा में न तो प्रकृति रहता है, न तो प्रत्यय रहता है, अर्थ तत्व रहता है, संबंध तत्व किसी का सहयोग नहीं रहता। मान लीजिए आयोगात्मक भाषा बिना आयोग का है, न तो उसके पीछे प्रकृति जाएगी, न तो प्रत्यय जाएगा, न तो कोई संबंध तत्व जाएगा, किसी का सहयोग नहीं रहेगा। वो स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी भाषा स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, तो आयोगात्मक भाषा है। अब आपसे ये पूछ ले कि चीनी, तिब्बती, वर्मी, सुदामी ये कैसी भाषा है, योगात्मक भाषा है कि आयोगात्मक भाषा है? तो आयोगात्मक भाषा है। पता है आयोग हमारा आयोग माध्यमिक चयन बोर्ड जो है ना, ये क्या बोलते हैं, पेपर नहीं कराता भी है तो जल्दी कराता नहीं, उल्टा सीधा GS इधर उधर का लगा दे रहा है ना। तो इसको आयोग से रखिए। कौन सी भाषा आयोगात्मक है या एकाक्षर निरअव्यय वाला है? तो वो चीनी हो गए, तिब्बती हो गया, बर्मी हो गया, सुदामी। हाँ, चीनी की बर्मी, तिब्बती और सुदामी। बड़ा दाम बढ़ गया है चीनी का, बहुत चीनी का दाम, क्योंकि आयोग ने ना चीनी खाना शुरू कर दिया, तो चीनी सुदामी दाम बढ़ गया, तो चीनी का सुदामी आयोगात्मक। तिब्बती और बर्मी ये सब आयोगात्मक भाषा है। बाकी आपको चीनी, बर्मी जो है चीनी की तिब्बत से आई हुई है, चीनी लेकर के बर्मी और सुदामी चीनी से तिब्बत से चीनी लेके आई। सुदामी बोली यार अपने यूपी में चीनी बहुत महंगी है, तो एक काम करो, चलो 1 किलो चीनी खरीद लेते हैं। तो सुदामी ने तिब्बत से वर्मी के साथ चीनी खरीद के लाई, क्योंकि एक अक्षर है, इसका कोई आयोगात्मक भाषा है। अब आपको जितनी भी भाषा दिखेगी सब आयोगात्मक भाषा। योगात्मक में क्या होता है? प्रत्यय होता है, योग प्रत्यय का बनता है, वो या अर्थ तत्व का बनता है, संबंध तत्व का संयोग होता है, ये हमारा योगात्मक भाषा है। योगात्मक में प्रत्यय, प्रकृति, अर्थ तत्व, संबंध तत्व सभी मिलते हैं। और योगात्मक में अश्लिष्ट भाषा थी। आपने देखा ना कि अश्लिष्ट के अंतर्गत अश्लिष्ट पूरब में जाता है, अश्लिष्ट मध्य में बैठता है, अश्लिष्ट अंत में बात करता है, अश्लिष्ट पूर्वांत कर देता है। तो वह प्रत्यय प्रधान भाषा है, वह अश्लिष्ट है। तो जो प्रत्यय प्रधान भाषा अश्लिष्ट है वो तुर्की है। तुरुक की तुर्की अश्लिष्ट प्रधान भाषा है, इसमें प्रत्यय प्रधान रहता है। प्रत्यय तो आप लोग को पता ही होएगा ना कि प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय क्रिया और धातु में लगता है वो कृदंत प्रत्यय होता है। आप प्रत्यय भी जानती हैं। पर पूर्व योगात्मक, अश्लिष्ट में पूर्व योगात्मक। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, जिसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है तो वो पूर्वांत योगात्मक भाषा है। तो पूर्व हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी में बाद में प्रत्यय लगता है, पर पूर्व योगात्मक भाषा अश्लिष्ट कौन सा होता है? जिसमें पहले प्रत्यय लगता है। तो काफिर जुलू, तो पता है वो प्रत्यय पूर्व में लगने वाली भाषा काफिर और जुलू। तो जुलू ने बोला बस इतना ही काफिर है, अब मैं जा रहा हूँ, पर प्रत्यय तुमने पूर्व में लगा दिया, तो काफिर जुल्लू निकल के चल दी, क्योंकि प्रत्यय पूर्व में लग गया। प्रत्यय जब प्रकृति के बीच में लगता है, मतलब जब शब्दों के बीच में प्रत्यय लगता है तो उसे मध्य योगात्मक कहते हैं। संथाली ऐसी भाषा है कि वो प्रत्यय मध्य में उसमें लगता है। अगर आपको ये भुला जाए कि कौन से भाषा में प्रत्यय मध्य में लगता है, तो संथाली से आप इसको थाली बना लीजिए। थाली में जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में क्या करते हैं, कुछ सामान खाने के लिए थाली हम मध्य में रखते हैं, तो मध्य योगात्मक में थाली रख दो, कहते हैं नहीं मध्य में थाली रख दो, हम सब लोग बराबर बराबर खाएंगे। तो ये मध्य योगात्मक कौन सी भाषा होती है? जिसमें मध्य में प्रत्यय लगता है, तो थाली से हो गया संथाली। अंत योगात्मक
अंत योगात्मक प्रकृति प्रत्यय, इसका जो प्रत्यय होता है प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, वह तो अंत योगात्मक है। ये कौन सी भाषा है? कन्नड़। कन्नड़, नड़ नड़, कन्नड़ ने कहा अंत में प्रत्यय लगाओ। और पूर्वांत योगात्मक भाषा, पूर्व का अंत, पूर्व और अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे पूर्वांत योगात्मक भाषा कहते हैं। प्रत्यय प्रकृति के पूर्व और अंत दोनों में लगता है। तो कौन सी ऐसी भाषा है जिसका प्रत्यय पहले शुरू और अंत दोनों में लगता है? माँ फोर। माँ कहती है प्रत्यय पहले लगाओ, माँ कहती है प्रत्यय बाद में लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फोर दूंगी। तो माँ फोर, माँ फोर देती है। अगर प्रत्यय पहले नहीं लगाए, बाद में नहीं लगाए, तो माँ फोर देगी। तो माँ फोर जो है, माँ फोर भाषा पूर्व और अंत में लगता है। और क्या बोलते हैं, कन्नड़ भाषा अंत में लगता है भाषा प्रत्यय। और मध्य में कौन सी भाषा है? मध्य में थाली है। और वो काफिर और जुल्लू, ये मध्य में, सॉरी, पूर्व योगात्मक भाषा है। अश्लिष्ट, श्लिष्ट में आ लग गया तो तुर्की हो गए तुर्की। अब हमारा श्लिष्ट भाषा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। किस प्रत्यय में प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हैं? क्योंकि जब प्रकृति और प्रत्यय मतलब घनिष्ठ से रहें तो वो श्लिष्ट हैं। श्लिष्ट मतलब वो अच्छे हैं, श्लिष्ट हैं। और श्लिष्ट होने के लिए या तो अंतर्मुखी रहेगा या बहिर्मुखी रहेगा। अंतर्मुखी रहेगा, अंदर भी रहेगा तभी संयोग और वियोग में रहेगा, बाहर रहेगा तभी भी संयोग और वियोग में रहेगा। अब वो संयोग और वियोग में रहेगा कैसे? इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। हाँ, घनिष्ठता से मतलब एकदम घनिष्ठ संबंध। श्लिष्ट में प्रकृति और प्रत्यय में घनिष्ठ संबंध होता है। और अंतर्मुखी में क्या होता है? श्लिष्ट के अंतर्मुखी में, अंतर्मुखी इसमें प्रकृति और प्रत्यय के बीच घुल मिल जाते हैं तो अंतर्मुखी हैं। और संयोगात्मक क्या है? इसमें अरबी से प्रत्यय नहीं इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगता। जो संयोगात्मक भाषा होती है ना, उसमें प्रत्यय अलग से नहीं लगता। और वो कौन सी भाषा? अरबी। पता है मैम? और संयोगात्मक भाषा अरबी है। तो संयोग बना के अरबी, अरब रुपए बोले, हमारा बड़ा संयोग था कि अरब रुपए में कमा ली, अरब रुपए कमाने का मेरा संयोग था। वियोगात्मक भाषा कौन थी? हिब्रू। हिब्रू वियोग में था। क्यों? क्योंकि प्रत्यय अलग से लगाया गया, इसलिए वियोग में हिब्रू चला गया। तो प्रत्यय साथ में लगा तो वो अरबी हो गया, प्रत्यय अलग लगा तो हिब्रू हो गया, वियोग में हो गया। अंतर्मुखी इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत या बाद में लगता है। वही सेम अगर संस्कृत का हमारा पूछा जाता है, संयोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय के साथ जुड़ा रहता है। अब आप सोचेंगी जो संस्कृत में प्रत्यय प्रकृति के साथ क्यों जुड़ा रहता है? जैसे राम, राम कर्ता होता है ना, तो राम कर्ता होता है, तो राम कर्ता के साथ आप राम, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राम ने कहा, तो राम ने कहा, राम करता है ना, तो कर्ता के साथ आप ने लगाएंगे। पर जब हम संस्कृत में इसको पढ़ते हैं तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करते, रामः कर देते हैं कि रामा, तो रामा कर दिए तो उसमें ने का प्रयोग नहीं करते। रामा से पता चल जाता है कि संस्कृत का प्रत्यय उसके साथ में है, इसलिए वो संयोग है। वियोगात्मक भाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रत्यय प्रकृति के अलग लगता है, इसलिए वियोगात्मक भाषा है। कैसे? जैसे अब आप हिंदी में पढ़ती हैं तो राम ने कहा, तो राम ने कहा, तो राम करता है, ने क्या है? कर्ता की विभक्ति है, कहने क्रिया है। तो जो राम ने कहा है, तो राम ने कहा, तो राम के बाद में कर्ता की चिन्ह लगा है, ने का प्रयोग, इसलिए ये अलग से विभक्ति लगती है कर्ता का, इसलिए यहाँ पर ये हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अंग्रेजी भी वियोग, अंग्रेजी तो हमको पढ़ के बड़ा वियोग होता है क्योंकि हमको अंग्रेजी आती नहीं। हिंदी पढ़ पढ़ के जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती भी थी ना, उसका भी सब भुला गए, कुछ भी नहीं आती अंग्रेजी। और हिंदी इतना पढ़े कि अंग्रेजी सब भुला गए हम, तो इसलिए हम अंग्रेजी को देखकर वियोग में हो जाते हैं। अब हिंदी इसलिए वियोग में है क्योंकि प्रत्यय बाद में लगता है। बांग्ला भाषा भी वियोगात्मक है। बांग्ला भाषा, बड़ा सा बांग्ला नहीं बनवाए, इसलिए हम वियोग में हैं।
तो हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला वियोग में है। अब है प्रश्लिष्ट भाषा, समास प्रधान भाषा है। देखिए आपने क्या देखा, एक ये दो भाषाएं देखी थी ना आप, एक श्लिष्ट, एक आ लग गया श्लिष्ट, एक प्रा लग गया प्रश्लिष्ट। तो जहाँ पर आ लगा था अश्लिष्ट भाषा, अश्लिष्ट भाषा में आप प्रत्यय पूरब में लगाई, अंत में लगाई, पूर्वांत में लगाई, ऐसा करके देखी, पूर्व और अंत दोनों में लगाई। श्लिष्ट भाषा में प्रत्यय साथ में था, अलग भी था, संयोग और वियोग हुआ। पर श्लिष्ट में उपसर्ग लगाकर, तो जहाँ प्रश्लिष्ट शब्द आपको दिखेगा वहाँ पर समास होएगा। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यह समास प्रधान भाषा कौन सी होती है। समास, संधि और समास होता है ना, तो वो प्रश्लिष्ट भाषा होती है। पूर्ण समास भाषा, पूर्ण समास, जहाँ पर पूरा समास होता है पूर्ण समास भाषा होती है, और जहाँ पर आंशिक रूप से समास रहता है वो अंशतः समास प्रधान रहता है। तो जहाँ पर पूर्ण रूप से रहता है तो वो कौन सा समास प्रधान भाषा है, चेरोफी। चेरो ने कहा समास पूरा पढ़ूंगा, चेरो ने कहा, चेरोफी ने कहा मैं समास पूरा पढ़ूंगा। तो चेरोफी ऐसी भाषा है जिसमें पूर्ण समास होता है। आंशिक भाषा, बास्को पता है, प्रश्लिष्ट कहता है मेरे यहाँ जो बास्क है ना, बास, उसमें सब आंशिकी समास रखा है, तो अंशतः समास किस में रहता है, बास्क में। तो ये आपने क्या देखा, आकृतिक मूलक भाषा। अब है पारिवारिक मूलक। तो परिवार में वंश, हमारा परिवार किससे चलता है, वंश से ना भाई, पहले से वंश बढ़ता चला आ रहा है, आज भी वंश बढ़ता चला जाएगा। तो पारिवारिक में वंश दिखाई देगा। वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, वंश हमारे कुल का होता है, तो कुलात्मक, हमारे परिवार का इतिहास भी है ऐतिहासिक। जैसे कभी आप गांव के लोग कुछ ऐसे होते हैं ना कि आपके सामने बहुत बातें झोंकेंगे, और इतना झोंकेंगे ना तो कि आपको झोंकते झोंकते क्या कहेंगे पता है, अरे हमारे परिवार का ये इतिहास है कि आज तक हमारे यहाँ ना सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो ऐतिहासिक भाषा किस में होती है, पारिवारिक मूलक में। पारिवारिक मूलक में ये हमारे बताने के लिए, जोड़ने के लिए है कि इतिहास भी हमारे परिवार का ही होता है। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए परिवार का वर्गीकरण करना है ना, तो आप कैसी रचना कर रही हैं, उस रचना का अर्थ क्या है उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल बात है, हम परिवार में रहते हैं, आप भी परिवार में रहती हैं, हम भी परिवार में रहते हैं। तो परिवार में कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं, जैसे कुछ रचना तत्व होता है। रचना तत्व का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने कोई भाषा की रचना की, जैसे अभी हमारे परिवार में हमारा गांव है, गांव में रहते हैं हम लोग, तो रचना तत्व जो है वो अच्छा होना चाहिए। अर्थ तत्व मतलब दोनों का ध्यान। मान लीजिए जैसे हमारे गांव की माता जी हैं, मम्मी, वो गांव की भाषा बोलती हैं, अवधी। अब उनके सामने आप जाकर परिवार में इंग्लिश झाड़ती रहें दिन रात, तो मम्मी को एक दिन गुस्सा आएगा, बोलेंगे ज़्यादा इंग्लिश ना झाड़ा कर हमारे सामने। तो ये रचना तत्व अच्छा होना चाहिए। आप जिस परिवार में, जिस माहौल में रहती हैं, आप कोशिश करिए कि उसी माहौल में ढलिए और सबको लेकर चलिए परिवार का। तो पारिवारिक वर्गीकरण। अर्थ तत्व, मान लीजिए आप अपने परिवार में कुछ बातें बोलती हैं तो उसका अर्थ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रही हैं, सामने वाले को, आपको परिवार में बुरा लगे, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं, आपको रचना तत्व, अर्थ तत्व दोनों का ध्यान पारिवारिक वर्गीकरण में रखना पड़ेगा। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया गया। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए आप किसका किसका ध्यान रखेंगी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिवारिक वर्गीकरण के महत्वपूर्ण कितने आधार हैं। पारिवारिक वर्गीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण कितने आधार हैं, तो 6। देखिए हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए कि चारों तरफ छाया रहे। अगर आप भूलती हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण कितने आधार हैं, तो उसका 6। अब आप 6 को कैसे जोड़ेंगे, हमारा परिवार ऐसा है कि चारों तरफ छाया है, और परिवार में पद रचना अच्छा होना चाहिए, परिवार में वाक्य रचना अच्छा होना चाहिए, परिवार में ध्वनि अच्छी अच्छी होनी चाहिए, और परिवार में अर्थ अच्छा होना चाहिए, शब्द
अच्छा होना चाहिए, स्थानिक समीपता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे परिवार में पद रचना सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वाक्य रचना, पद मतलब जो आप पद बोल रही हैं, शब्द बोल रही हैं, वो आपके यहाँ आपके परिवार के अनुकूल हो। वाक्य रचना मतलब जो आप पूरा वाक्य बोलती हैं वो परिवार के अनुकूल हो। ध्वनि मतलब, ध्वनि का मतलब ये आप जानिए कि देखिए हम भी परिवार के हैं, तो हम एक अपने परिवार से लेके चलते हैं। कभी कभी लोग परिवार में इतना जैसे एक घर की लेडीज होती है या कोई भी मम्मी है या बहन है, कोई भी है, भाभी हैं, ये लोग कभी कभी घर की इतनी जिम्मेदारी उठाई रहती है परिवार की कि उनकी सारा काम करेंगी, पर आप उनके सामने आपके सामने अगर कुछ ध्वनि निकालेंगी ना तो इतनी गुस्सा में निकालेंगी ना कि लगेगा दोबारा बोलूँ ही नहीं। तो इसलिए परिवार में ध्वनि भी अच्छी होनी चाहिए। और जो आप परिवार में शब्द बोल रही ना उसका अर्थ भी अच्छा होना चाहिए। शब्द अर्थ दोनों अच्छे होने चाहिए। स्थानीय समीपता, परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट स्थानीय समीपता। स्थानीय समीपता का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरी सासू माँ गाँव की हैं, अगर उनको क्षेत्रीय भाषा आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप शहर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो अपने माता जी के सामने जाकर इंग्लिश झाड़ें और आपकी माता जी को कुछ समझ में ना आए तो वो प्रेम, वो अपना तो रहेगा ही नहीं। इसलिए स्थानीय समीपता होना ज़रूरी है। विश्व की भाषाओं के तो आप याद रखिए कि पारिवारिक वर्गीकरण में कितने आधार होते हैं। छा, ऐसा परिवार हमारा चारों तरफ छाया रहता है। तो ये हमारा ट्रिक है कि छाया रहता है मतलब छह आधार होते हैं। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जैसे कि विल्हेम फान हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी। किसकी भाषा परिवार की पारिवारिक भाषा पारिवारिक सॉरी भाषा परिवार की संख्या कितना माना? विश्व की भाषा परिवार की संख्या 13 किसने माना? पता है? भोला भोला बाबा होते ना, भोलेनाथ, तो उन्होंने एक बड़ा सा बोल्ट लिया और तेरे विश्व के 13 भाषा परिवार को कस के बंद कर दिया। तो बिल है, एक बिल दिखाई दिया, उसमें एक बोल्ट डाले और भोले बाबा उसको कस दिए कि 13 भाषा परिवार को उसी में कस दिए। तो आपको याद रखिए कि बिल में बोल्ट डाल करके भोले बाबा किसको 13 परिवार को कस दिए। 13 परिवार रहता है एक बिल में, उस एक बिल में 13 परिवार रहता है और भोले बाबा ने उसे बोल्ट से कस दिया। तो ये हमारा ट्रिक है और कुछ है नहीं। तो बिल से हुआ विल्हेम फॉर्म, बोल्ट से हुआ विल्हेम फॉर्म हुम बोल्ट और भोले बाबा से हुआ भोलानाथ तिवारी। इन्होंने 13 भाषा परिवार माना। फ्रीडिश म्यूलर ने 100 भाषा परिवार माना। अगर आपसे पूछ ले कि भाषा परिवार की संख्या 100 किसने माना, 100, तो पता है मैम, अगर आपको 100 भाषा परिवार किसने माना? फ्री डिश ने माना, म्यूलर ने। तो फ्री में डिश मिलेगा ना, तो 100 लोग, 100 भाषा परिवार मतलब 100 परिवार खाने आ जाएंगे। अगर मैं फ्री में कुछ डिश बांट दूँ तो अभी हमारे यहाँ देखिए 100 लोग फ्री में आएंगे खाने। तो फ्री डिश ने 100 भाषा परिवार माना। 13 किसने माना? भोलानाथ तिवारी और विल्हेम हिम्बोल्ट ने माना। और अगर पूछ ले कि निर्विवाद रूप से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितनी भाषा परिवार होते हैं, तो भौगोलिक 4 क्षेत्र, भौगोलिक निर्विवाद रूप से भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। 4 निर्विवादित रूप से हैं। अब परिवार 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषा परिवार हैं? तो 18। 18 याद रखिए। भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 4। पता है हमारे यहाँ 4 दिशाएं हैं, तो 4 भौगोलिक क्षेत्र है और 4 में 18 करके परिवार हैं, 18 भाषा परिवार हैं। तो ये हमारा हुआ ये भाषा। अब हम भौगोलिक 4 क्षेत्र कौन से हैं? यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। अब देखिए 4 भौगोलिक क्षेत्र है। अभी एलटी किसी में पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषा परिवार हैं। तो याद रखिए भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 4 दिशाएं, तो 4 भौगोलिक क्षेत्र। अब इसको 4 भौगोलिक क्षेत्र कैसे याद करेंगी? सिया ने कहा बड़ा फीका फीका लग रहा है। हम बोले हे सिया,
तुमको फीका क्यों लग रहा है? तो बोली इसलिए कि प्रशांत अमेरिका से नहीं आया। पता है सिया को बड़ा, जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे घर वाले विदेश में रहें और आए ना, उनका नाम प्रशांत रहे, तो हम कहेंगे नहीं सिया नाम की लड़की है, उसको बड़ा फीका फीका लग रहा है। सब लोग बोले हे सिया तुमको फीका क्यों लग रहा है? तो बोले हमारे प्रशांत अमेरिका में रहते हैं, आए नहीं, टिकट नहीं मिली, वीज़ा नहीं मिला। तो सिया से हुआ यूरेशिया या यूरोप एशिया, फीका से हुआ अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिकी। अब ये 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 18 भाषा है। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि जो सिया हैं उनके सिया के परिवार में कितने लोग रहते हैं? 10 लोग रहते हैं। हम सिया के यहाँ गए, हमने कहा सिया आपके यहाँ कितने लोग परिवार में रहती हैं? तो बार बार हमको दोनों हाथ उंगली दिखा दे, दोनों उंगली दिखा दे। हम बोले दोनों हाथ क्यों दिखाती हो? बोली 10, 5-5 उंगली होती है ना हमारे यहाँ, तो 10 लोग हैं। हम बोले अच्छा। हमने बोला हे सिया तुम्हारे भाषा परिवार वालों को मैं 10 को कैसे याद करूं? तो सिया ने कहा परेशान मत हो, मेरे यहाँ 2 बार जब हम सिया ने कहा कि जब भी तुम हमसे पूछोगी तुम्हारे परिवार में सिया तुम्हारे परिवार में कितने लोग रहते हैं, तब मैं अपना दोनों उंगली मतलब दोनों हाथ दिखा दूंगी। दोनों हाथ दिखा करके मतलब निकल आएगा कि हमारे यहाँ 5-5 करके 10 लोग रहते हैं। अब सबका नाम भी है, वो यूरेशिया के जो भाषा परिवार हैं 10, उसके नाम भी है भारोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, बुरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी परिवार और अत्युत्तरी परिवार, बास्क परिवार, हामी सामी परिवार। देखिए एकदम शॉर्टकट में एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए। ऐसे तो किसी को नहीं याद होएगा, कोई भी किसी को भी नहीं याद होएगा, पर मैं मतलब इतना दावा के साथ कहती हूँ कि अगर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप 1 बार 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैं पढ़ती भी हूँ, ऐसा नहीं है, टेलीग्राम पे क्लास भी लेती हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, जितने लोग भी हैं सब देसी जुगाड़ से पढ़ते हैं और कोई भी बनावटीपन नहीं है। और ऐसे ट्रिक के द्वारा हम लोग याद करते हैं, बात करते हैं कि हम लोग को दोबारा जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो हम लोग को बराबर याद रहता है। तो जैसे यूरेशिया में 10 भाषा परिवार हैं। अब आप इसको 10 को कैसे याद करेंगी? तो याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि भारोपी और द्रविड़ 2 जगह के काका थे। कहाँ कहाँ के काका थे? एक भारोपीय के, एक द्रविड़ के काका थे। काका क्या किए? सुबह उठकर बुरुस किए। आपके यहाँ के काका हैं, पहले के काका तो दातून करते थे, आज के काका जो गांव में आज भी रहते हैं ना, वो ब्रश को बुरुस ही कहते हैं। तो वो काका कहते हैं कि हमार बुरुसुआ कहाँ रखा है, दई हम मंजन कैले। तो काकेसी परिवार, काका से काका, बुरुस से बुरुस्की परिवार, उराल से कहते हैं उराल, हमार बुरुस दैदा काका कहते हैं। भारोपी और द्रविड़ दोनों के काका लौट के आते हैं, कहते हैं हमार बुरुस कहाँ है? उराल, बुरुस दैदा उराल से कहते, उराल नाम का लड़का था, उराल से बोले कि हमार बुरुसवा दैदा उराल, हम बुरुस कैले, तो उराल ला के बुरुस दे देता है काका को। और काका कहाँ से आए थे? भारोपी और द्रविड़ से आए थे। जब उराल के काका बुरुस करके आते हैं तो कहते हैं चीनी दे दो, थोड़ा सा चीनी खा के पानी पी लूँ तो जापान जाऊँ। हम बोले जापान तुम क्यों जाओगे काका? तो बोले अत्युत्तरी हाँ काम हुआ है, अत्युत्तरी जापान में अत्युत्तरी काम हुआ। तो जापान में क्या अत्युत्तरी काम हुआ? कहते हैं काका कि बांस जानती हैं, जो लक्कड़ का बांस होता है, बांस से हामी सामी ने घर बनवा दिया है। देखिए हम लोग ईंट और सीमेंट से घर बनवाते हैं। अच्छा, सीमेंट बालू ईंट से बनवाते हैं ना, तो हमको यहाँ पर बालू देख करके एक बात याद आ रही है कि बार बार पेपर में पूछता है कि बालू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पता है, बालू स्त्रीलिंग है
बालू पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग जब बालू हमारे यहाँ आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, बालू गिर गया है, जबकि बालू गिर गई है। बालू लेडीज है, बालू स्त्री नहीं है, क्योंकि लेडीजें क्या करती हैं, बालू उठा के एक पन्नी लाती हैं और रगड़ रगड़ के कढ़ाई धुलने के लिए, चमकने के लिए, इसलिए बालू स्त्री बन गई। तो ये बांस से घर बनवाया हामी सामी ने। तो यहाँ पर एकदम आसान से तरीका है कि भारोपी और द्रविड़ का काका आता है, बुरुस करता है, उराल से चीनी मांगता है, चीनी खा के जापान जाता है, जापान में अत्युत्तरी काम हुआ है। काम क्या हुआ है, बांस से हामी सामी का घर बन गया है। देखिए, अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार सुन लेंगी तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको ये बात 10 भाषा परिवार यूरेशिया का याद ही हो जाएगा कि भारोपी और द्रविड़ का काका आया है, वो बुरुस किया है, उराल से मांग करके किया, फिर चीनी खा के पानी पिया, फिर जापान गया, जापान में अत्युत्तरी काम हुआ है, बांस से हामी सामी का घर बना है। गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप ये वीडियो 1-2 बार सुन लेंगी तो आपको 100% 10 भाषा परिवार यूरेशिया का याद हो जाएगा। तो फिर से एक बार बोल देती हूँ, भारोपी और द्रविड़ का काका बुरुस किया, उराल से चीनी मांगा, चीनी खा के जापान गया, क्योंकि जापान में अत्युत्तरी काम हुआ। अत्युत्तरी का काम क्या हुआ कि बांस से हामी सामी का घर बना। तो बांस से हुआ बांस को, हामी सामी से हामी सामी, अत्युत्तरी से अत्युत्तरी, और उराल अल्ताई परिवार, काकेसी परिवार, द्रविड़ परिवार, भारोपीय परिवार। अब है अफ्रीका भूखंड। तो अफ्रीका बड़ा फीका फीका लग रहा था ना, सूडानी बत्तू होते तो अच्छा था, बड़ा फीका लग रहा था। मैं बोली क्यों फीका लग रहा है, बोले सूडानी बत्तू नहीं है, होते तो अच्छा था, बड़ा फीका लग रहा है, हमको बड़ा फीका लग रहा है। हम बोले फीका क्यों लग रहा है आपको, बोला हमारे सूडानी बत्तू होते तो हमको फीका नहीं लगता। तो सूडानी से सूडानी परिवार, बत्तू से बत्तू परिवार, होते तो से होते तो यह बुस्मनी परिवार। अब है प्रशांत महासागर, सॉरी प्रशांत महासागरीय भूखंड। अब प्रशांत में कितनी भाषा है, प्रशांत में कितनी, 4। प्रशांत पता है, मलय, मलय पर्वत होता है ना, प्रशांत मलय पे चढ़ता है और पप्पू को आवाज़ देता है, पप्पू पप्पू पप्पू। तो पप्पू बोले क्या है प्रशांत, मलय पे चढ़कर प्रशांत कहता है पप्पू पप्पू। तो पप्पू निकल के आया, बोला क्या है प्रशांत भैया, तो बोले ऑस्ट्रेलिया चलोगे क्या, बोले ऑस्ट्रेलिया कहाँ चलोगे, ऑस्ट्रेलिया में, कहें दक्षिण और पूरब, क्योंकि दक्षिण और पूरब में एशिया में घूमने चलना है क्या। पप्पू बोले हाँ चलूँगा। तो प्रशांत तो मलय पे चढ़ता है, पप्पू को आवाज़ देता है ऑस्ट्रेलिया चलोगे क्या, तो बोले ऑस्ट्रेलिया में कहाँ चलना है, बोले दक्षिण और पूरब एशियाई परिवार में, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रशांत महासागरीय में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पप्पुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अब है अमेरिका। अमेरिका से, अब अमेरिका में एक ही परिवार है, ये अमेरिकी परिवार। तो ये हमारा परिवार है। कल हम भारोपीय परिवार देखेंगे। बस इतना ही, सुनिएगा ज़रूर, सुनेंगी 1 बार 2 बार तो शायद आपको याद हो जाएगा। मुझे तो भगवान की दया से ऐसे देसी जुगाड़ से ना सभी याद भी हो गए हैं, और हम क्या करें, नौकरी सोकरी मिलने वाली है नहीं, तो मैं सोचती हूँ जो हमारे पास ये देसी जुगाड़ है ना, उसका कुछ थोड़ा आप लोग को भी बांट दूँ, रख करके करूँगी क्या। एक दिन ओवर एज हो जाऊँगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। इसलिए सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम दूसरी का क्लास डालेंगे भारोपीय परिवार, देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। धन्यवाद सभी को। आज के लिए इतना ही।